हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सवरिजाज एंड वेलकम टू 110 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मल्टीपल कैमरा सेटअप के बारे में डिटेल से गाइड किया था। साथ ही साथ आपको कंट्रोल बी दबा के कैमरा को स्विच करना भी सिखाया था। आज की इस वीडियो में हम पिछली क्लास वाले होमवर्क को प्रोफेशनल वे में डन करना सीखेंगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक मंकी ऐड किया और कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा के इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक करके इसे शेड स्मूथ किया। अब होमवर्क के मुताबिक हमने इस मंकी की 60 FPS के हिसाब से 15 सेकंड्स की एनिमेशन बनानी है। इसलिए यहाँ से आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाके FPS की वैल्यू को 60 किया और यहाँ से एंड फ्रेम की वैल्यू को 900 करके इंटर दबा दिया। अब एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ से एनिमेशन पर क्लिक करके एनिमेशन वर्कस्पेस में आया और यहाँ से डोप शीट को इतना ऊपर मूव करके डोप शीट में स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। आफ्टर दिस यहाँ से टाइमलाइन को इतना ऊपर मूव किया और टाइमलाइन में स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके एक कैमरा ऐड कर लिया। अब ऑल्ट आर दबा के कैमरा को डिफॉल्ट एंगल पर सेट किया और आर दबा के 90 दबा के माइनस दबा के कैमरा को इस डायरेक्शन में रोटेट कर लिया। अब यहाँ से फाइनल आउटपुट विंडो में आके नमपैड 0 प्रेस किया ताकि मुझे वो दिखाई दे जो मेरा कैमरा देख रहा है। अब यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करके 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट करके जी दबा के वाई दबा के कैमरा को इतना पीछे ले आया। आफ्टर दिस नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया तो देखो फ्रंट साइड वाला कैमरा तो सेट हो गया। अब मैंने राइट साइड और बैक साइड वाला कैमरा सेट करना है। अब बजाय इसके कि मैं बार बार ऐड में जाके कैमरा ऐड करके उसे शुरू से सेट करता रहूं, आसान हल ये है कि मैं इसी कैमरा को डुप्लीकेट करके सेट कर लूं। इसके लिए यहाँ से मैंने इस कैमरा को सिलेक्ट किया, शिफ्ट डी और एक्स दबा के इसे एक्स एक्सिस पर डुप्लीकेट किया और अब आर दबा के 90 दबा के माइनस दबा के इसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर लिया और अब जी दबा के वाई दबा के इस कैमरा को मंकी की राइट साइड पर ले आया। अब इसी कैमरा को शिफ्ट डी और वाई दबा के वाई एक्सिस पर डुप्लीकेट किया और आर दबा के 90 दबा के माइनस दबा के इसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर लिया और अब जी दबा के एक्स दबा के इस कैमरा को मंकी की बैक साइड पर ले आया। अब यहाँ से फ्रंट वाले कैमरा को सिलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रखा फ्रंट कैमरा और इंटर दबा दिया। अब यहाँ से साइड वाले कैमरा को सिलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रखा साइड कैमरा और इंटर दबा दिया। अब यहाँ से बैक वाले कैमरा को सिलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रखा बैक कैमरा और इंटर दबा दिया। अब यहाँ से फ्रंट वाले कैमरा को सिलेक्ट करके नमपैड 0 दबा के कैमरा व्यू को एक्टिवेट किया और N दबा के N पैनल को ओपन करके यहाँ से व्यू में जाके कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन को ऑन करके अपनी मर्जी का एंगल और अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन को ऑफ करके नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके साइड वाले कैमरा को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस नमपैड 0 दबा के इसे एक्टिव कैमरा बना के यहाँ से कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन को ऑन करके अपनी मर्जी का एंगल और जूम सेट करके यहाँ से कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन को बंद करके नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब यहाँ से बैक वाले कैमरा को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस नमपैड 0 दबा के बैक कैमरा को एक्टिव कैमरा बना के यहाँ से कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन को ऑन करके अपनी मर्जी का जूम और एंगल सेट करके यहाँ से कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन को ऑफ करके नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और कीबोर्ड से N बटन दबा के N पैनल को क्लोज कर दिया। देखो अब फ्रंट वाला कैमरा भी सेट हो गया, साइड वाला कैमरा भी सेट हो गया और बैक वाला कैमरा भी सेट हो गया। अब इन पर जूम इन वाली एनिमेशन डाल के इनको टाइमलाइन में बाइंड करना है, यानी कि कैमरा स्विचिंग करनी है और एनिमेशन के की फ्रेम्स लगाने हैं। इसलिए यहाँ से मैंने देखा कि मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 1 पर ही है ना, और ये देखने के बाद यहाँ से फ्रंट कैमरा को सिलेक्ट करके टाइमलाइन में आके कंट्रोल बी दबा के मैंने इस फ्रेम पर फ्रंट वाले कैमरा को बाइंड कर दिया।
क्योंकि शुरू के 5 सेकंड्स में मुझे फ्रंट वाले कैमरा से एनिमेशन दिखानी है। अब यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ से कैमरा प्रॉपर्टीज़ में जाके फोकल लेंथ पर की फ्रेम लगाया और 5 सेकंड्स के हिसाब से यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 300 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 300 पर आ गया। अब यहाँ से फोकल लेंथ को इंक्रीज किया और की फ्रेम लगा दिया। अब होमवर्क के मुताबिक यहाँ से आगे की एनिमेशन बैक वाले कैमरा ने दिखानी है, इसलिए यहाँ से बैक वाले कैमरा को सिलेक्ट किया और टाइमलाइन में आके कंट्रोल बी दबा के इस फ्रेम पर बैक वाले कैमरा को बाइंड कर दिया। अब यहाँ से फोकल लेंथ पर की फ्रेम लगाया और 10 सेकंड्स के हिसाब से यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 600 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 600 पर आ गया। अब यहाँ से फोकल लेंथ को इंक्रीज करके की फ्रेम लगा दिया। अब यहाँ से साइड कैमरा को सिलेक्ट किया और टाइमलाइन में आके कंट्रोल बी दबा के इस फ्रेम पर साइड वाले कैमरा को बाइंड किया और अब यहाँ से फोकल लेंथ पर की फ्रेम लगाया और यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 900 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 900 पर आ गया। अब यहाँ से इस कैमरा की फोकल लेंथ को इंक्रीज करके की फ्रेम लगा दिया और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो स्टार्ट के 5 सेकंड्स फ्रंट कैमरा से एनिमेशन दिखाई दी, बीच के 5 सेकंड्स में बैक कैमरा से और लास्ट वाले 5 सेकंड्स में साइड कैमरा से। इस तरह से मल्टीपल कैमरा सेटअप लगा के आप कैमरास को स्विच करके अपनी मर्जी की एनिमेशन डन कर सकते हो। इस कैमरा स्विचिंग या मल्टीपल कैमरा एनिमेशन का यूज़ एनिमेशन बनाते वक्त बहुत सी जगहों पर किया जाता है। एनीवेज स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया और अब बारी है रेंडरिंग करने की। एक बात हमेशा याद रखना कि आपका फाइनल रेंडर कैसा निकलेगा या कैसा दिखाई देगा, ये देखने के लिए सबसे पहले आपको रेंडर मोड में आना होता है। इसलिए माउस को यहाँ ला के स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ से रेंडर मोड में आ गया तो देखो हमारा फाइनल वाला रेंडर तो ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक हमने अपने सीन में लाइटिंग तो ऐड की ही नहीं, इसलिए फाइनल वाले रेंडर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो कि चाहे आप ईवी रेंडर इंजन का यूज़ करो या चाहे आप साइकिल्स रेंडर इंजन का यूज़ करो, रेंडर करने से पहले लाइटिंग करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर मैं टेस्टिंग के लिए इसकी फर्जी एनिमेशन रेंडर करना चाहूँ तो वर्कबेंच रेंडर इंजन से मैं बिना लाइटिंग के ऐसा रेंडर निकाल सकता हूँ जिसके लिए मुझे लाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये रेंडर इंजन सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोफेशनल रेंडर्स निकालने के लिए आपको लाइटिंग करके ईवी रेंडर इंजन या साइकिल्स रेंडर इंजन का यूज़ करना होता है। अभी के लिए यहाँ से रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से मैंने वर्कबेंच रेंडर इंजन को चूज़ किया और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो मैंने अभी तक नहीं किया वो ये कि मैंने इस प्रोजेक्ट की ब्लेंड फाइल सेव नहीं की और अगर लाइट चली गई या कोई मसला हुआ तो मेरा सारा काम ज़ाया हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो कंट्रोल एस दबा के यहाँ से डेस्कटॉप पर जाके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर का नाम रखा मंकी एनिमेशन। और अब डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा मंकी एनिमेशन और यहाँ क्लिक करके ब्लेंड फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ से रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आके लाइटिंग वाली बॉल पर क्लिक करके सेकंड वाली बॉल को चूज़ किया, यहाँ से कैविटी को टर्न ऑन किया और स्क्रॉल डाउन करके फिल्म में जाके ट्रांसपेरेंट वाली ऑप्शन को टर्न ऑन कर दिया ताकि मेरा रेंडर ट्रांसपेरेंट होके निकले। रेंडर सेटिंग्स को कंप्लीट करने के बाद अब मैंने ब्लेंडर को ये बताना है कि रेंडर होने वाला डाटा कहाँ पर और किस फॉर्मेट में सेव करना है। इसलिए यहाँ से आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से आउटपुट वाले फोल्डर पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप पर जाके मंकी एनिमेशन वाले फोल्डर को ओपन करके यहाँ राइट क्लिक करके मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर का नाम रखा एनिमेशन फ्रेम्स और इंटर दबा दिया। अब इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ से एक्सेप्ट पर क्लिक किया ताकि ब्लेंडर सारे के सारे फ्रेम्स को रेंडर करके इस फोल्डर के अंदर सेव करे। अब यहाँ से फाइल फॉर्मेट को PNG चूज़ किया ताकि मेरी एनिमेशन PNG सीक्वेंस में रेंडर हो। अब यहाँ से रेंडर में जाके रेंडर एनिमेशन पर क्लिक किया तो देखो रेंडरिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आपको फ्रेम काउंटिंग चलती हुई दिखाई देगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा फ्रेम रेंडर हो रहा है और ये रेंडरिंग स्पीड आपके PC या लैपटॉप के ऊपर डिपेंड करती है।
वर्कबेंच रेंडर इंजन बहुत लाइट सा रेंडर इंजन है और इसमें फर्जी लाइटिंग का यूज़ किया जाता है। इस रेंडर इंजन का यूज़ ओनली टेस्टिंग के लिए किया जाता है ताकि आप फाइनल रेंडर निकालने से पहले फास्ट रेंडर निकाल के ये चेक कर सको कि आपकी एनिमेशन सही है या नहीं। अगर आप वर्कबेंच रेंडर इंजन का यूज़ करके ब्लेंडर में लाइटिंग कर भी लो तो उन लाइट्स का इफेक्ट आपको रेंडर में देखने को नहीं मिलेगा। और वर्कबेंच रेंडर इंजन में आपको आपके 3D मॉडल की टेक्सचरिंग भी सही से शो नहीं होगी। इसलिए वर्कबेंच रेंडर इंजन का यूज़ ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस किया जाता है। प्रोफेशनल रेंडर्स निकालने के लिए आपको आपके सीन में लाइटिंग करके ईवी रेंडर इंजन से ही रेंडर निकालना होगा। एक बात आपको और बता दूं कि ईवी रेंडर इंजन से रेंडर निकालने के लिए भी बाकी सारे का सारा काम सेम टू सेम होगा, बस लाइटिंग करनी पड़ेगी और रेंडर करना पड़ेगा। और ईवी रेंडर इंजन वर्कबेंच रेंडर इंजन की निस्बत काफ़ी स्लो रेंडरिंग करेगा। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रेंडरिंग स्पीड डिपेंड करती है आपके पीसी और लैपटॉप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेम 900 लिखा आ गया, यानी कि 900 फ्रेम्स तक सारे के सारे फ्रेम्स रेंडर हो चुके हैं। अब यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करके मैंने इसे क्लोज किया और यहाँ से ब्लेंडर के क्रॉस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से सेव पर क्लिक करके मैंने ब्लेंडर को भी क्लोज कर दिया। और अब अगर यहाँ से मंकी एनिमेशन वाले फोल्डर को ओपन करके एनिमेशन फ्रेम्स वाले फोल्डर को ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 900 फ्रेम्स रेंडर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इन फ्रेम्स को एक सिंगल वीडियो में कैसे रेंडर करना है। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको क्लास नंबर 109 में दिया गया होमवर्क प्रोफेशनल वे में डन करना सिखाया और वर्कबेंच रेंडर इंजन से इमेज सीक्वेंस को रेंडर करना भी सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इमेज सीक्वेंस को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं।